डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो में मैं डॉक्टर विरल पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी काव्य भाग 2 के खंड 4 की इकाई 14 जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई के अंतर्गत हम भारतेंदु जी के जीवन परिचय, उनकी कृतियों, उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में जान पाएंगे। साथ ही उनके द्वारा रचित एवं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित उनके चुनिंदा काव्यांशों का अध्ययन भी कर सकेंगे। मित्रों, आधुनिक युग के प्रमुख कवि भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गोपाल चंद्र, जिन्हें गिरिधर दास नाम से भी जाना जाता था, प्रतिभाशाली कवि तथा हिंदी, उर्दू एवं संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। या यूं कहें कि वह साहित्यिक वातावरण उन्हें विरासत में ही मिला था। मित्रों, जब वे महज 5 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था और जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहावसान हो गया। इस प्रकार छोटी सी उम्र से ही उनके जीवन को संघर्षों ने आ घेरा। बचपन में स्नेह भाव से वंचित हृदय हमेशा स्नेह को पाने के लिए लालायित रहता था। उनकी यह इच्छा समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम, मातृभाषा की उन्नति के रूप में पूरी हुई। मित्रों, उनके पिता गोपाल चंद्र ने एक सरस्वती भवन की स्थापना की थी जिसमें साहित्य के रसिकों का दरबार लगा रहता था। रसिकों का दरबार लगता था। अतः बालक हरिश्चंद्र को बचपन से ही साहित्यिक वातावरण सुलभ हुआ। उनमें सहज और स्वाभाविक रूप से काव्य रुचि विकसित हुई। कुशाग्र बुद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति और सूक्ष्म अवलोकन क्षमता उनमें जन्मजात थी। कहते हैं हरिश्चंद्र 5-6 वर्ष के रहे होंगे, पिता बलराम कथामृत की रचना कर रहे थे। बाणासुर वध का प्रसंग था। बालक हरिश्चंद्र ने भी कविता कहने की अपनी इच्छा प्रकट की। पिता की प्रेम पूर्ण आज्ञा मिली तो उन्होंने एक दोहा बनाकर सबको चकित कर दिया। वह दोहा इस प्रकार है। ले ब्योंडा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सैन को हनन लगे भगवान। ले ब्योंडा, ब्योंडा कहते हैं जो पुराने समय में दरवाजे के अंदर से बंद करने के लिए जो कुंडी लगाई जाती थी, जो बेड़ी लगाई जाती थी, जो कि लकड़ी की हुआ करती थी, उसे कहते हैं। ठाड़े का अर्थ होता है खड़े, भय का अर्थ होता है हुए। श्री अनिरुद्ध सुजान, बुद्धिमान, सुजान का अर्थ है बुद्धिमान। बाणासुर की सैन, सैन कहते हैं सेना को, हनन कहते हैं संगार करने लगे। भगवान श्री अनिरुद्ध जो है बाणासुर की सेना का हनन करने लगे। मित्रों, हरिश्चंद्र जी की जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है वो उस समय की परंपरा के अनुसार घर पर ही हुई थी, जिसमें उर्दू और अंग्रेजी की शिक्षा भी शामिल थी। बाद में वे बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाने लगे। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने स्वाध्याय से साहित्य तथा अन्य विषयों का विशद ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही तब के बनारस में प्रचलित प्रमुख भाषाओं जिनमें
गुजराती, मराठी, बांग्ला, मारवाड़ी, पंजाबी आदि का भी इतना ही अभ्यास कर लिया कि इन भाषाओं में थोड़ा बहुत साहित्य सृजन भी कर सके। भारतेंदु चौमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे अपने समय के सबसे फैशनेबल व्यक्तियों में से एक थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भारतेंदु का बहुत सुंदर शब्द चित्र खींचा है। वो कहते हैं, एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं कि इसी बीच संगत के आंगन में एक दिव्य मूर्ति का आविर्भाव हुआ। उसके पांवों में काली बनात का चूड़ीदार पाजामा, बदन पर मखमली अंगा, सिर पर ऊंची गोल टोपी और कंधों पर नफिस शाली रुमाल था। वह मुस्कुराती हुई पान चबाती बाबा जी की ओर आ रही थी। उसके घुंघराले बाल कांत कपोलों के दोनों ओर बिखरे हुए थे। मंद वायु, जो बाल बिखरे हुए थे, वे मंद वायु लगने से बड़ी मनोहरता के साथ हिल रहे थे। हाथ में एक पतली छड़ी थी जो उनकी चंचल आंखों से भी अधिक चंचल थी। यह प्रसन्न वदन मूर्ति भारतेंदु जी की थी और यह प्रसंग अंधेर नगरी की जो संपादक हैं श्री कुंवर जी अग्रवाल जी ने इसका जिक्र किया है। मित्रों, अभिनय की उनमें बेजोड़ प्रतिभा थी, जिसकी चर्चा उनके समकालीनों ने अपनी प्रशस्तियों में बार बार की है। उनकी लेखन शक्ति और आशु कवित्व का जोड़ उनके समय में तो क्या संभवतः आज तक मिलना कठिन है। हास्य और विनोद प्रियता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। परोपकार, सहृदयता, सौहार्द और सौजन्य आदि मानवीय गुण उनमें सहज विराजते थे। हालांकि विलासप्रिय और अपव्ययी होने के कारण उनकी आलोचना भी खूब हुआ करती थी। भारतेंदु ने स्वयं अपने गुणों और अवगुणों का वर्णन बड़ी बेबाकी और निर्ममता के साथ किया है। निर्ममता के साथ अपनी रचनाओं में जब तक किया करते हैं। भारतेंदु का व्यक्तित्व स्वतंत्र चेता है। किसी प्रकार का दबाव उसे स्वीकार्य नहीं। न आर्थिक कठिनाइयों का, न अनावश्यक सामाजिक रूढ़ियों का, न औपनिवेशिक सत्ता का, किसी का भी दबाव उन्हें पसंद नहीं था। भारतेंदु के संबंध में भारतेंदु उपाधि के संबंध में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कैसे मिली, इसका पूरा विवरण हरिश्चंद्र के मित्र और अपने समय में काशी के परम पंडित महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी जी ने किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक, जिसका नाम है राम कहानी की भूमिका में इसका ब्यौरा दिया है। बनारस के बड़े प्रसिद्ध पंडित बालशास्त्री ने जब अपनी व्यवस्था से कायस्थों को क्षत्रिय बनाया, उस समय बाबू साहब ने अपनी मैगजीन में सबे जात गोपाल की इस शिरनामे से काशी के पंडितों की बड़ी धूल उड़ाई। इस पर पंडित रघुनाथ जी बहुत नाराज होकर बाबू साहब से बोले कि आपको कुछ ध्यान नहीं रहता कि कौन आदमी कैसा है, सभी का अपमान किया करते हो। जैसे आप अपने सुयश से जाहिर हो, उसी तरह भोग विलास और बड़ों के अपमान से आप कलंकी भी हो। इसीलिए आज से मैं आपको भारतेंदु के नाम से पुकारा करूंगा।
मैंने कहा कि पूरे चांद में कलंक देख पड़ता है, आप द्विज के चांद हैं, जिसके दर्शन से लोग पुण्य समझते हैं। यह मेरी बात सबके मन में खुशी के साथ समा गई। धीरे धीरे इनकी पोथियों पर द्विज के चांद की सूरत छपने लगी। इस तरह अब आप इज्जत के साथ बाबू साहब भारतेंदु कहे जाते हैं। मित्रों, इस प्रसंग का जिक्र भी अंधेर नगरी में कुंवर जी अग्रवाल साहब ने किया है। भारतेंदु सही मायनों में पक्के बनारसी थे, बिंदास, बेफिक्र और मस्त, ऊपर से अद्भुत प्रतिभा के धनी, जिसके कारण वे अपने 34 वर्ष के छोटे से जीवन काल में 34 साल के छोटे से जीवन काल में, जिसमें से लेखन काल तो महज 17-18 वर्षों का ही था, में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए वो कर गए जो शायद 100 वर्षों में भी मुश्किल था। माघ कृष्ण षष्ठी संवत 1941 विक्रमी तदनुसार 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 2 वर्षों की बीमारी झेलने के बाद उनका देहावसान हो गया। उनकी साहित्यिक रचनाओं की अगर हम बात करें, वे रीतिकालीन प्रवृत्तियों के अनुगामी थे। दूसरी ओर अंग्रेजों के साथ आई नई ढंग की विचारधारा और पश्चिमी साहित्य भी कहीं न कहीं जनमानस में अपनी पैठ बना रहे थे। भारतेंदु की प्रतिभा ने इन दोनों धाराओं का समुचित समन्वय प्रस्तुत किया। भारतेंदु ने न तो पुराने को पूरी तरह नकारा और न ही केवल उसमें बंधे रहे। इसी तरह नए का न तो बहिष्कार किया और न ही अंधानुकरण ही। उन्होंने इस संबंध में अपने विवेक को सदा जागृत और सजग रखा और आधुनिक हिंदी साहित्य का वह पथ निर्मित किया जिस पर चलकर हिंदी साहित्य को बहुत आगे तक जाना था। भारतेंदु का रचना कर्म विपुल है और विषय क्षेत्र विशाल। भारतेंदु के फुफेरे भाई और उस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक बाबू राधाकृष्ण दास ने भारतेंदु की छोटी बड़ी प्रकाशित, अप्रकाशित, पूर्ण, अपूर्ण कुल 238 रचनाओं का उल्लेख कुल 12 वर्गों के अंतर्गत किया है, जिनमें उनके नाटक, काव्य, आख्यायिका, उपन्यास, स्तोत्र, अनुवाद या टीका, परिहास, धर्म संबंधी, इतिहास तथा चिन्हादि, वर्णन, महात्म्य, ऐतिहासिक, राजभक्ति सूचक, स्फुट रचनाएं, लेख तथा व्याख्यान आदि और संपादित, संग्रहित अथवा उत्साह देकर बनवाए हुए तमाम ग्रंथ शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे हो सकते हैं जिनकी केवल योजना और शीर्षक ही बनी हो, मूल ग्रंथ कभी लिखना शुरू ही नहीं हो पाया। कुछ ऐसे होंगे जो शुरू तो हुए पर समाप्त नहीं हो पाए। भारतेंदु अत्यंत उत्साही व्यक्ति थे और हिंदी की उन्नति के लिए कुछ भी करने को तैयार। इसीलिए वह एक ग्रंथ लिखना शुरू करते और दूसरा कुछ सामने आता जो अधिक महत्वपूर्ण लगता तो वह पहले को छोड़कर उसे शुरू कर देते। भारतेंदु ने स्वयं ही अपने आप को एक जगह आरंभ शूर कहा है, यानी कि जिसमें आरंभ करने का अदम्य साहस हो, इस बात की परवाह किए बगैर कि वह समाप्त भी होगा या नहीं। भारतेंदु की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वशाली उनकी नाट्य रचनाएं हैं, जिन्होंने आधुनिक हिंदी की सुरुचिपूर्ण नाट्य परंपरा की नींव रखी। उनकी मौलिक नाट्य रचनाओं में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली जिसकी रचना 1876 में हुई, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नीलकंठ, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, जो कि अपूर्ण है और इसे बाबू राधाकृष्ण दास ने पूर्ण किया था। इसके अलावा इनकी अनुदित नाट्य रचनाओं में विद्या सुंदर, जो कि संस्कृत चौर पंचाशिका के यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है।
पाखंड विडंबन 1872 में लिखी गई, जो कि कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। इसके अलावा धनंजय विजय, जो कि कांचन कविकृत इसी नाम के संस्कृत व्यायोग का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी राजशेखर कृत प्राकृत सट्टक का अनुवाद है। भारत जननी नाट्यगीत बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। अगला है दुर्लभ बंधु, जो कि 1880 में रचा गया शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। नाट्य रचनाओं के बाद देखते हैं उनकी काव्य कृतियों को। भारतेंदु की आरंभिक काव्य रचनाएं उस समय की प्रचलित परंपरा के अनुरूप श्रृंगारिक और धर्म संबंधी है। वे वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे और न केवल स्वयं मार्ग का नियम पूर्वक पालन करते थे, अपितु उसके प्रचार प्रसार को भी अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे। अपने संप्रदाय और मार्ग के सिद्धांतों और आचारों के प्रतिपादन के लिए लिखे गए उनके प्रमुख ग्रंथों में भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण, मंगल पाठ, इनके अलावा भी और बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथ रचकर भारतेंदु ने अपनी धार्मिक आस्था के प्रचार प्रसार का पूरा प्रयत्न किया। भक्ति और दिव्य प्रेम से संबंधी रचनाएं भारतेंदु के प्रेमाधारित भक्त हृदय को सबसे अच्छी तरह प्रतिबिंबित करती है, जिनमें से प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप जिसकी रचना 1877 में हुई, होली 1879, वर्षा विनोद 1880, विनय प्रेम 50, मधुमुकल, फूलों का गुच्छा जो कि खड़ी बोली काव्य है, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, राग संग्रह, इनके अलावा भी कई सारे छोटे ग्रंथ उनके द्वारा रचे गए। गीत गोविंदानंद और सत्सई श्रृंगार के नाम भी उल्लेखनीय हैं। इन परंपरागत रचनाओं के अतिरिक्त समकालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को लेकर भी भारतेंदु की बहुत सी रचनाएं विविध विषयों पर स्फुट पद भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। व्यंग्य और हास्य की दृष्टि से देखा जाए तो उर्दू का श्यापा, बंदर सभा उल्लेखनीय है। हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग में जून 1877 ईस्वी में दिया गया हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, जो दोहों में है, बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा की बात चलने पर आज तक इससे उद्धरण दिए जाते हैं। इसके अलावा नए जमाने की मुकरी में पुरानी लोकविधा का सार्थक उपयोग नए विषयों को तीक्ष्णता के साथ अभिव्यक्त करने के लिए किया गया है। भारतेंदु की मुकरियाँ उनकी भाषा के अध्ययन के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें काव्य की परंपरागत भाषा ब्रज भाषा से निकलकर आधुनिक हिंदी भाषा में काव्य रचना करने का संघर्ष दिखाई देता है। भारतेंदु ने रसा उपनाम के साथ गजलें भी लिखी हैं। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से भारतेंदु ने यथासंभव गद्य की सभी विधाओं में रचना करने की कोशिश की, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय है। पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये कहानी है। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आत्मकथात्मक रचना है। सरयू पार की यात्रा, यह यात्रा वृत्तांत है। लखनऊ, यह भी यात्रा वृत्तांत है। नाटक एक नाट्यशास्त्रीय निबंध है। संगीत और जो कि संगीत संबंधी निबंध है। हिंदी भाषा संबंधी निबंध है। कश्मीर कुसुम इतिहास संबंधी निबंध है।
भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह एक विचारात्मक निबंध है। पांचवें चूसा पैगंबर एक व्यंग्य है, लेवी प्राण लेवी एक व्यंग्य है आदि। इसके अलावा काल चक्र जो कि जर्नल है। मित्रों, इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य के विविध अंगों के संवर्धन के उद्देश्य से उन्होंने पत्र पत्रिकाएं भी लिखना शुरू किया। सन 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा का मासिक प्रकाशन आरंभ हुआ, जो बाद में पाक्षिक और फिर साप्ताहिक हो गया। सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्र के रूप में शुरू हुई, जिसे अगले वर्ष हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम मिला। सन 1874 ईस्वी में बाला बोधिनी नाम का मासिक पत्र निकला था, जो विशेष रूप से स्त्रियों को समर्पित था। भारतेंदु की रचनाओं के प्रकाशन का सर्वाधिकार उनके जीवन काल में ही खड़ग विलास प्रेस, बांकीपुर, पटना, बिहार के पास आ गया था, जिसने उनकी मृत्यु के पश्चात भी कुछ समय तक उनकी काव्य रचनाओं का प्रकाशन किया। सन 1887 ईस्वी से सन 1901 ईस्वी के बीच इस प्रेस ने भारतेंदु कला नाम से 6 भागों में भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया था। इस समय नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित और भारतेंदु के नाती अर्थात पुत्री के पुत्र बाबू ब्रजरत्न दास, जो स्वयं भी हिंदी के साहित्यकार थे, द्वारा संपादित भारतेंदु ग्रंथावली में भारतेंदु का समस्त साहित्य संग्रहित है। हिंदी साहित्य को भारतेंदु का योगदान, अगर योगदान की बात करें तो भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के बीज पुरुष कहे जा सकते हैं। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से न केवल हिंदी भाषा का पथ तैयार किया, अपितु उस पर साहित्य का रथ भी चला दिया। वे आधुनिक हिंदी साहित्य चक्र प्रवर्तक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य को उनके योगदान को श्री कुंवर जी अग्रवाल ने अपनी पुस्तक अंधेर नगरी में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक परिचय के अंतर्गत बहुत अच्छी तरह से संजोया है। वही उद्धरण मैं यहाँ पर आपके सामने रख रही हूँ कि भारतेंदु की देनों को अत्यंत संक्षेप में पर स्पष्टता से समझने के लिए 3 बिंदुओं पर विचार करने की ज़रूरत है। पहला बिंदु भाषा है। आज हिंदी का जो परिनिष्ठित रूप भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार में लाया जा रहा है, उसके विकास का स्वरूप और उसकी दिशा भारतेंदु ने ही निर्धारित की थी। यूँ तो हिंदी का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है, लेकिन अपने विकास के तमाम रूपों और मंजिलों को लेकर भी 18वीं सदी के अंत तक उसका स्वरूप और उसमें व्यक्त विषय वस्तु भी पूरी तरह मध्यकालीन ही बनी रही। लेकिन फिर 19वीं सदी के आरंभ के साथ औपनिवेशिक शासन की परिस्थितियों के बीच पूरे उत्तर मध्य भारत की प्रतिनिधि इस भाषा को बिल्कुल नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये चुनौतियां थी नवागत प्रेस और उसमें पत्र पत्रिकाओं की छपाई, स्कूलों की शिक्षा, प्रशासन से जनसंपर्क की माध्यम भाषा आदि। इसके लिए आवश्यक था कि हिंदी का वाक्य विन्यास, उसका संपूर्ण व्याकरणिक ढांचा, उसके शब्द भंडार का स्रोत, उसकी लिपि और विराम चिन्हों में एक रूपता लाई जाए, उनका परिनिष्ठीकरण हो। इसके लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासक और स्वतंत्र विद्वानों ने अनेक प्रयोग किए और बहुत से नमूने पेश किए गए, लेकिन अंततः भारतेंदु को जिस भाषा समस्या से निपटना पड़ा उसके 2 चरम रूप थे। एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा प्रवर्तित वह रूप जिसमें अरबी फारसी शब्दों की भरमार थी, और दूसरे राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई वह हिंदी जिसमें इस तरह के शब्दों का पूर्ण रूप से बहिष्कार था, यहाँ तक कि आम लोगों द्वारा काम में लाई जाने वाली जन भाषा के रोज़मर्रा इस्तेमाल के ऐसे शब्दों का भी। भारतेंदु ने इनके बरक्स सहज, सरल, प्रवाह युक्त
ऐसी हिंदी का प्रयोग शुरू किया जो व्यावहारिक थी और बनावटी आग्रहों से बचते हुए शब्द चयन में कोई परहेज नहीं करती थी। 5 सालों तक वे अपनी हिंदी को निखारते रहे। तब जाकर 1873 ईस्वी में उन्होंने अपनी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका की भाषा से संतुष्ट होकर लिखा, हिंदी नई चाल में ढली। आज की परिनिष्ठित हिंदी इसी भाषा से निकलकर विकास की मंजिलों पर मंजिलें पार करती हुई यहाँ तक पहुँची है और अभी भी विकसनशील है। भारतेंदु के अवदानों का दूसरा बिंदु साहित्यिक रचना है। ऐसी नई हिंदी भाषा की सार्थकता तभी थी जब उसमें साहित्य रचा जाता, बड़ा पाठक वर्ग तैयार होता, विविध विषयों की ढेर सारी पुस्तकें लिखी जाती, पत्र पत्रिकाएं छपती, अखबार निकलते, शिक्षित समुदाय वार्तालाप करते, चिट्ठी पत्री लिखी जाती, आदि आदि। भारतेंदु इसके लिए प्राणपण से लग गए और इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपनी छोटी सी जिंदगी में उनसे जितना बन पड़ा सब कुछ किया। खुद लिखा, छापा, बेचा, बांटा, साथ ही ऐसा करने के लिए दूर दूर तक फैले बहुत से लोगों को प्रेरित किया। लेखक, पत्रकार बनाए, ऐसे लोगों का अच्छा खासा एक भारतेंदु मंडल बन गया। भारतेंदु का प्रभाव इतना व्यापक था कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी साहित्य के इतिहास को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु की देनों का तीसरा बिंदु उनका एक ऐसा कार्य है जिसकी ओर हिंदी समीक्षकों और इतिहासकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। उनका यह कार्य हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में है। भारतेंदु गैर तिजारती अव्यवसायी हिंदी रंगमंच के पुरस्कर्ता है। लगभग 18 साल की उम्र में भारतेंदु ने अपना रंगमंचीय जीवन अभिनय से शुरू किया और रोगग्रस्त होने से पहले तक अक्सर अभिनय करते रहे। उनके मार्मिक अभिनय के 1-2 दुर्लभ दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। उन्होंने अपनी एक नाटक मंडली भी बनाई थी जो बनारस के अलावा आसपास जाकर भी अभिनय प्रस्तुत करती थी। हिंदी क्षेत्र में आधुनिक रंगमंच पर किसी प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति द्वारा शौकिया अभिनय करने वाले प्रथम व्यक्ति भारतेंदु थे। फिर तो बनारस, इलाहाबाद, कानपुर आदि नगरों में इसका सिलसिला ही चल पड़ा और आज हिंदी रंगमंच जो कुछ भी है इसी शुरुआत का नतीजा है। मित्रों, यहाँ तक हमने भारतेंदु के जीवन परिचय, उनके कृतित्व और भारतेंदु की हिंदी साहित्य में जो जो योगदान रहा है इन सब का अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम भारतेंदु की काव्य रचनाओं की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में और हमारे पाठ्यक्रम में संकलित जो उनके काव्यांश हैं, जो उनकी कविताएं हैं, उनकी व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।